हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑन कॉमर्स विद आइना। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। बिकॉज किसी की डिमांड थी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स पर भी मैं वीडियो बनाऊं। इसी को हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कॉलेज कैडर का भी और यूजीसी नेट का भी। और इससे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस हर एक टाइप के एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। तो आज इसका इंट्रोडक्शन रहेगा दैट व्हाट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कौन कौन से ऑथर्स आते हैं इसमें, डेफिनेशंस जिन्होंने दी हैं हमें, वेरियस डिफरेंट डिफरेंट। तो उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स का मतलब, इकोनॉमिक्स को हम रिलेट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, मैंने हैंड रिटन नोट्स को ही पीडीएफ में कन्वर्ट किया। अगर आपको इसकी क्वालिटी क्लियर नहीं दिख रही है तो आप इसका रेजोल्यूशन इंक्रीज कर लें प्लीज़। बिकॉज मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं टाइप करके इसका एक पीपीटी बना सकूं। तो मैंने यहाँ हैंड रिटन नोट्स को ही पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। ये पीडीएफ अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से इन नोट्स को पढ़ सकते हो। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स को हम डायरेक्टली रिलेट करते हैं जो हमारी नीड्स होती हैं। अब नीड्स क्या हैं? जो हर एक ह्यूमन बीइंग की नीड्स क्या हैं? अनलिमिटेड नीड्स है जिसको हम फुलफिल नहीं कर पाते बिकॉज हमारे पास क्या है, स्केयर रिसोर्सेज हैं। तो स्केयर रिसोर्सेज के साथ हम इसको रिलेट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है जो कि लिया गया है ओइकोनोमिया से, जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, जिसका मतलब था हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो वहाँ से इस वर्ड को क्या है, इस वर्ड को जो है डेवलप किया गया है। ग्रीक वर्ड से इस इकोनॉमिक्स वर्ड को लिया गया है। तो इसका सिंपल सा मतलब है दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स विच वी हैव टू फुलफिल विद द अवेलेबल स्केयर रिसोर्सेज, जिसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है? चॉइस, वेरियस चॉइसेस हमें लेने पड़ती हैं कि हम कौन सी चीज़ खरीदें और कौन सी चीज़ हम नहीं खरीदें, है ना। बिकॉज अगर आपके पास 10 रुपीज़ हैं तो 10 रुपीज़ में आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। आप एक पेन, कौन सा पेन खरीदना चाहते हो, ब्लू या ब्लैक। तो उसको हम बोल देते हैं स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो कि इकोनॉमिक्स में हमारी आती है। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की, तो हमारे पास चार डेफिनेशंस हमें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट है हमारी वेल्थ, सेकेंड है हमारी वेलफेयर से रिलेटेड, थर्ड हमारी स्कैरसिटी को डिफाइन करती है, और फोर्थ है हमारी ग्रोथ ओरिएंटेड। क्लियर? तो जो हमारी वेल्थ डेफिनेशन है वो किसने दी है हमें? एडम स्मिथ ने, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। सेकेंड जो हमारी वेलफेयर की डेफिनेशन है, इट इज़ गिवन बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। स्कैरसिटी की जो डेफिनेशन है वो हमें रॉबिन्स ने दी है, और ग्रोथ ओरिएंटेड जो डेफिनेशन है वो हमें दी है पॉल एल सैमुअल्सन ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑथर हमारे लिए स्टडी करना, इनके बारे में थोड़ा सा जानना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अब एडम स्मिथ के बारे में। तो अभी मैंने आपको बोला एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ का मानना है कि वेल्थ के बारे में, वेल्थ का मतलब होता है पैसा, है ना। तो जिस इनका मानना था कि जिस भी देश के पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा, और यहाँ पैसे का मतलब था सोना या चांदी, मतलब जो इन सारे रिसोर्सेज में सबसे ज़्यादा रिच है, इसका मतलब वो नेशन क्या है, वेल्थ वाइज सबसे ज़्यादा रिच है। उस नेशन के पास सबसे ज़्यादा वेल्थ है। तो उस नेशन के पास क्या है, सबसे ज़्यादा वेल्थ है, मतलब वो नेशन क्या है, एक वेल्दी नेशन है। ठीक है, तो यहाँ एडम स्मिथ का मानना था इकोनॉमिक्स का मतलब है वेल्थ ऑफ नेशन। तो इन्होंने किस चीज़ पर फोकस किया कि हर एक कंट्री को, हर एक नेशन को किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है? ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ कमाने के ऊपर। अब इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है कि कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ अर्न कर सकते हैं। और वेल्थ का मतलब है मटेरियल वेल्थ, यहाँ मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है। मटेरियल वेल्थ, मटेरियल वेल्थ का मतलब सोना चांदी कॉइन्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, स्केयर कॉइन्स जो होते हैं हमारे। तो इसकी जो कोर एक्टिविटी थी इस डेफिनेशन के अंडर इकोनॉमिक्स की, वो है आपका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। हम प्रोडक्शन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, और उसकी कंजप्शन कितनी हो रही है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी नेशन डेवलप्ड तभी कहलाएगा जब वो अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करेगा और अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये रिटर्न भी है पेंसिल से, नेशन इज कंसिडर्ड टू बी डेवलप्ड इफ इट इंक्रीजेस एक्सपोर्ट्स एंड एक्यूमुलेट मनी। तो जितने एक्सपोर्ट्स को वो अपने इंक्रीज करेगा और मनी को एक्यूमुलेट करेगा, तो आपका नेशन क्या है, उतना ही ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। ये एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है।
देन सेकंड हमारे पास आते हैं एल्फ्रेड मार्शल। तो एल्फ्रेड मार्शल की जो है उसको नियो क्लासिकल डेफिनेशन भी बोला जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी बेस्ड हैं इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इन्हीं के अकॉर्डिंग। तो 1890 में एल्फ्रेड मार्शल ने ये डेफिनेशन दी थी। अब इसमें क्या है, हम वेल्थ के साथ साथ मैन की स्टडी करते हैं, मैन यानी ह्यूमन बींग्स, उनकी स्टडी करते हैं कि नीड फुलफिलमेंट वो कैसे करते हैं, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उनका कंजप्शन पावर कितनी है, कैसे वो कंज्यूम करते हैं चीज़ों को, तो वो अर्निंग कैसे करते हैं, पैसा अर्न कैसे कर रहे हैं, और उसको मनी कंज्यूम, उस मनी को कंजप्शन के लिए यूज़ कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से उसको खर्च कर रहे हैं, मतलब क्या प्रपोर्शन रखते हैं, वो सेविंग्स कितनी करते हैं, डिस्पोजेबल इनकम वगैरह कितनी रहती है उनकी, इन सारी चीज़ों के ऊपर इनका फोकस था। तो यहाँ पर सिर्फ मटेरियलिटी फैक्ट्स के ऊपर बात की गई थी कि ये जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, मैन है, वो नीड फुलफिलमेंट कैसे कर रहा है अपना, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, बिकॉज हम इकोनॉमिक्स में यही बात करते हैं ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का रेज होना तभी पॉसिबल है जब हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की इन्होंने बात की और कंजप्शन पावर की इन्होंने बात की है। तो इनकी जो फीचर्स थी वो यही थी कि यहाँ पर इन्होंने मैन की स्टडी की है विद द रिलेशन टू वेल्थ, ठीक है, आपके मेन जितने वेल्दी होंगे आपका नेशन भी उतना वेल्दी होगा। तो इकोनॉमी की वेल्थ जो है वो सभी ह्यूमन बींग से रिलेट करती है जितने भी उस नेशन के अंदर रहते हैं। तो इसमें इन्होंने यही बोला था कि कितने अफोर्डेबली लोगों को जो है वो हेल्थ केयर मिल जाती है और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोग कितने अच्छे से इम्प्रूव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री में हम देख सकते हैं कि हेल्थ केयर फैसिलिटी की हम बात करें, प्रॉपर न्यूट्रिशन की बात करें, तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, इसीलिए हमारी कंट्री क्या है, अभी अंडर डेवलपिंग कंट्री है और इसको डेवलप्ड नेशन बनने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, जबकि हमने वो रखा है अपना एक टारगेट विकसित भारत 2047 का, बट उसको अचीव करना इतना इजीली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि पॉवर्टी रिमूव करने के लिए हमें 3 फैक्टर्स हर एक पर्सन के पास होना ज़रूरी है, दैट इज़ हमारी 3 बेसिक नीड्स जो है हमारी, फूड शेल्टर एंड क्लोथ। तो वही फूड में ही हमारा न्यूट्रिशन आ जाता है। तो अगर हम बात करेंगे कैलोरीज की कंजप्शन की पर डे, तो वो भी प्रॉपरली लोगों को नहीं मिल पाता है। तो ये जो डेफिनेशन है हमारी, आप इसको अपनी कंट्री से याद रख सकते हो कि हमारी कंट्री की सिचुएशन कैसी है। तो यहाँ पर कंट्री की सिचुएशन किस पर डिपेंड करती है, उसकी पॉपुलेशन के ऊपर, कि जो पॉपुलेशन हमारी कंट्री में रह रही है उसको कितना बेनिफिट मिल रहा है, वो कितना अच्छे से चीज़ें गेन कर पा रही है, कितना अच्छे से अपना मनी स्पेंड कर पा रही है ना। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपके अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन है कि कंट्री की वेल्थ जो है वो उसके अंदर रहने वाले लोगों से रिलेट करेगी कि कितना अफोर्डेबली उनको हेल्थ केयर की सर्विसेज मिल रही है, कितने अच्छे से वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर पा रहे हैं, उनकी कंजप्शन पावर कैसी है, ये सारी। उसके बाद हम बात करेंगे रॉबिन्स की डेफिनेशन की, ठीक है। तो इन्होंने किस चीज़ की डेफिनेशन दी थी हमें, स्कैरसिटी की, ठीक है, स्कैरसिटी के बारे में इन्होंने बात की थी। तो 1932 में इनकी बुक आई थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जिसमें इन्होंने बात की थी स्कैरसिटी की। और स्कैरसिटी को तो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते ही हैं। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कम रिसोर्सेज हैं जिसको प्रॉपरली यूटिलाइज करके हमें अपनी नीड्स को क्या है फुलफिल करना है। तो इन्होंने किस चीज़ की बात की है, अनलिमिटेड नीड्स की, और हमारे पास जो अवेलेबल है स्केयर रिसोर्सेज उनके बारे में इन्होंने बात की है कि हम अवेलेबल स्केयर रिसोर्सेज के साथ अपनी अनलिमिटेड नीड्स को कैसे फुलफिल करते हैं। तो यही है इस स्केरसिटी की डेफिनेशन। अब इसकी फीचर्स क्या हैं, ये इकोनॉमिक बिहेवियर को दिखाता है। 3 चीज़ों के ऊपर इसका फोकस रहता है, दैट इज़ हमारी अनलिमिटेड नीड्स जो हैं, जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती, नेवर एंडिंग नीड्स जो हैं हमारी, जो हमारे पास उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जिसी की वजह से हमें क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपनी नीड्स के साथ, और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज़, कि अगर हम वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम उसके बदले में क्या लेते हैं, है ना। अगर हम आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उसके बदले में आप कौन सी चीज़ खरीदते हो, है ना। तो वो चीज़ें हैं आपकी। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की यहाँ बात की गई है, बिकॉज रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हैं, तो उसको क्या करना है, हमें प्रॉपरली यूज़ करना है ताकि वेस्टेज ना हो, और एफिशिएंट यूज़ फॉर सर्वाइवल, ताकि इसी तरीके से सारी चीज़ें चलती रहे, उसके लिए एफिशिएंटली चीज़ों को हम यूज़ कर सकें। तो ये सारी बातें की थी आपके रॉबिन्स ने। स्कैरसिटी, ये तो इकोनॉमिक्स में तो हर किसी को पता ही है कि स्कैरसिटी की ही हम बात करते हैं, तो स्कैरसिटी की ही हम यहाँ बात करेंगे कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं,
और हमारी वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड हैं, तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि हमारी नीड्स जो हैं वो फुलफिल हो सकें। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी हमें, रॉबिन्स ने। इनका पूरा नाम है प्रोफेसर लॉयनन चार्ल्स रॉबिन्स। ठीक है। लास्ट अगर हम डेफिनेशन की बात करें वो है हमारी ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, और ये सबसे लेटेस्ट डेफिनेशन है हमारे पास। ये दी थी हमें पॉल ए सैमुअल्सन ने। ठीक है। लेटेस्ट डेफिनेशन है, आपकी ग्रोथ से रिलेट करती है, कंट्री की ग्रोथ से। तो पॉल ए सैमुअल्सन ने ये डेफिनेशन दी थी 1932 में, और ये फर्स्ट अमेरिकन थे जिन्हें नोबेल मेमोरियल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक साइंस में 1970 में। तो ये फैक्ट भी याद रखना ज़रूरी है विद द रिस्पेक्ट ऑफ यूजीसी नेट एज वेल, बिकॉज उसका भी री एग्ज़ाम होने वाला है अभी कुछ दिनों में। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स किससे रिलेट करती है, ग्रोथ की स्टडी से रिलेट करती है। तो आज जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसका फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो ये तीन चीज़ों को कंबाइन करता है, स्कैरसिटी, चॉइस और ग्रोथ को। इन तीन चीज़ों को यहाँ पर इसने कंबाइन किया। तो इसके फीचर्स जो हैं वो यही है कि ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है प्रोडक्शन और कंजप्शन के ऊपर, और इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम की स्टडी को बोला जाता है इसके अकॉर्डिंग, कि इकोनॉमिक सिस्टम कैसा। अब इकोनॉमिक सिस्टम हमने पढ़ा है, कैपिटलिस्ट होता है, सोशलिस्ट होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। तो उसके बारे में यहाँ बात की है। इकोनॉमिक सिस्टम वही होता है ना आपका, एक कैपिटलिस्ट आ जाएगा जहाँ पर कंप्लीटली क्या है, प्राइवेट रहेगा। सोशलिस्ट आ जाएगा जहाँ पर कंप्लीटली क्या आ जाएगी आपकी, गवर्नमेंट सेक्टर आ जाएगा। और हमारी कंट्री में क्या है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी की हम बात करते हैं, है ना। तो आपका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है उसके ऊपर भी आपकी इकोनॉमी डिपेंड करती है। देन इसने थर्ड नेक्स्ट चीज़ क्या बोली है कि हम कैसे एलोकेशन करते हैं अपने स्केयर रिसोर्सेज की प्रोडक्शन करने के लिए, ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके उन रिसोर्सेज का, और एफिशिएंट यूज़ कैसे करते हैं उन रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव वेज में। ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लें तो इंडिया कैसे डिसाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें या स्कूल्स में इन्वेस्ट करें अपनी जीडीपी को बूस्ट करने के लिए, है ना। रोड्स बनाए या स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल बनाए या स्कूल। तो क्योंकि फंड तो क्या है, गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड है। हमारी कंट्री को देखें तो डेफिसिट में ही रहती है। स्टिल डेफिसिट में रहने के साथ साथ ग्रोथ तो अपनी कंट्री की करनी ही पड़ेगी। ग्रोथ होगी तभी आप कभी ना कभी उस डेफिसिट को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाओगे, है ना। रिसिप्ट्स आपकी तभी बढ़ पाएंगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जब बात करें तो उसमें भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस हमें देखने को मिलते हैं। स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, रोड बनेगा, ब्रिज बनेगा, डैम बनेगा। तो कैसे ये कंट्री डिसाइड करती है, वो कंट्री के सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये किस चीज़ की बात करता है, रिसोर्स एलोकेशन की और एफिशिएंसी की, कि रिसोर्सेज हम कैसे एलोकेट करते हैं वो भी एफिशिएंटली, प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ, तभी हम क्या है डेवलपमेंट को फेस कर पाएंगे। तो ये चार डेफिनेशंस थे हमारे पास इकोनॉमिक्स की। तो अब अगर हम बात करें बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब है यही इकोनॉमिक्स के टूल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज हो गया, स्कैरसिटी हो गया, अनलिमिटेड वांट्स हो गया, अनलिमिटेड नीड्स हो गया। तो ये जो इकोनॉमिक्स के टूल्स हैं हमारे पास, वो हम बिजनेस में कैसे यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के पर्पज से। क्योंकि बिजनेस में हमें क्या करना है, मैनेजरियल यानी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का मेन काम है डिसीजन मेकिंग करना, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। तो इकोनॉमिक्स के टूल्स का यूज़ करते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है ना वो हर एक सेक्टर में आपको यूज़ होती हुई दिखेगी, इन एवरी सेक्टर। तो इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हुए हम कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं अपने बिजनेस में। ठीक है। तो ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, ये ब्रांच है हमारे अप्लाइड इकोनॉमिक्स की। तो ये क्या है, साइंस भी है, आर्ट भी है और सोशल साइंस भी है। ये चीज़ें तो हमें पहले से ही पता है। साइंस बिकॉज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, आर्ट है बिकॉज इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है, सिस्टमेटिक नॉलेज के ऊपर ये बेस्ड रहती है, और सोशल साइंस बिकॉज सोसाइटी की बात हम यहाँ पर करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की, कंजप्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सोशल साइंस भी है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस है, तो ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स के अगर हम स्कोप की बात करें तो वाइड है, बिकॉज बिजनेस इकोनॉमिक्स इसी का ही एक पार्ट है, तो लिमिटेड हो जाएगा। ये है बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स इकोनॉमिक्स हमारा, और बिजनेस इकोनॉमिक्स है एप्लीकेशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, एक्चुअल में उनको अप्लाई करना। इसमें हम माइक्रो और मैक्रो दोनों की बात करते हैं नॉर्मल इकोनॉमिक्स में। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही स्टडी करते हैं। तो हमारे सिलेबस में अगर हम देखें तो इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स अलग से दिया गया और
आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स अलग से मेंशन किए गए हैं, 2 यूनिट्स आपको इकोनॉमिक्स की देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारे इसके बेसिक डिफरेंस हैं। ठीक है, अब बिजनेस इकोनॉमिक्स के अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, बिकॉज इस तरीके से डिसीजन मेकिंग करना कि हम स्केयर रिसोर्सेज का इस तरीके से यूटिलाइज कर सकें कि जिस भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल ही रहे। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर ये फोकस करता है, डिमांड को एनालाइज करने में और उसके बेसिस पर फोरकास्टिंग करने में ये फोकस करता है। कॉस्ट और प्रोडक्शन एनालिसिस करना भी इसका ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी और प्रोडक्शन उसके बेसिस पर कैसा रहेगा। प्राइस का डिसीजन मेकिंग आप इसके हेल्प से कर सकते हो। कैपिटल बजटिंग भी इसका कैपिटल बजटिंग सही से करना इसका ऑब्जेक्टिव है। रिस्क और अनसर्टेनिटी एनालिसिस हम कर सकते हैं। रिसोर्स एलोकेशन की हम यहाँ बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑब्जेक्टिव्स में आ जाती हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के। ठीक है, अब अजम्पशन क्या है इसकी, यही कि ये अजम्पशन हमें हर जगह से मिलेंगी। तो अगर अब इन अजम्पशंस को हम यहीं पर याद कर लेंगे तो हर टॉपिक में हमें यही अजम्पशंस मिलेंगी, जो भी आगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के टॉपिक आएंगे। तो कंज्यूमर को क्या बोला गया है इकोनॉमिक्स में कि रैशनल होता है। रैशनल मतलब बहुत सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करता है, बट ज़रूरी नहीं है एवरी कस्टमर इज सिमिलर, एवरी कंज्यूमर इज सिमिलर। तो यही अजम्पशंस क्या है, जिस भी चीज़ की हम अजम्पशंस पढ़ते हैं वही क्या बन जाती है उसकी क्रिटिसिज्म का पॉइंट। तो या तो क्रिटिसिज्म याद कर लो या अजम्पशंस याद कर लो, सेम ही बात है। तो इकोनॉमिक्स की क्या अजम्पशन है कि कंज्यूमर रैशनल होता है डिसीजन मेकिंग करते टाइम, उसके प्रेफरेंसेस भी जो है वो रैशनल होती हैं, बहुत सोच समझ कर, बहुत ही लॉजिकल थिंकिंग के साथ वो क्या है डिसीजन लेता है कि उसको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। बिकॉज हमारे पास क्या है स्केयर रिसोर्सेज, बट एक्चुअल में ऐसा हो ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंड है, यहाँ परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, जिसकी वजह से कंज्यूमर को भी बेनिफिट होता है। तो ऐसा भी नहीं है हर जगह परफेक्ट कंपटीशन हो, परफेक्ट मार्केट हो, ये ज़रूरी नहीं है। थर्ड है देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब डिमांड और सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल, सरप्लस नहीं होता है, ना ही शॉर्टेज होता है ना ही एक्सेस होता है। ब्रेक इवन पॉइंट हमें यहाँ देखने को मिलता है, बट ये भी पॉसिबल नहीं है। ये 3 चीज़ों की मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि कंज्यूमर क्या है, रैशनल है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। परफेक्ट कंपटीशन हर जगह हो ये भी ज़रूरी नहीं है, और हमारी डिमांड और सप्लाई ऑलवेज इक्वल हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब भी डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई हमारी शॉर्टेज में चली जाती है, जब भी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो डिमांड हमारी शॉर्टेज में चली जाती है। और डिमांड और प्राइस का आपको रिलेशन देखने को मिलता है जो सप्लाई के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एजम्पशंस हैं आपकी इकोनॉमिक्स की जो 3 याद रखनी है, बिकॉज हर एक टॉपिक में ये 3 एजम्पशंस हमें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोसेस क्या है इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स के प्रोसेस में सबसे पहले हम पॉइंट रखते हैं मार्केट एनालिसिस का। अब मार्केट को एनालाइज करेंगे, बिकॉज ये हम क्या पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये हमारा क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जिसको हम बोलते हैं, है ना। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, तो मार्केट को एनालाइज करेंगे सबसे पहले हम। मार्केट को एनालाइज करेंगे, मार्केट का ट्रेंड क्या है, किस तरीके से मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, ग्रोइंग है डिक्लाइनिंग है, किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है। उसके बेसिस पर हम चॉइसेस लेंगे, प्रेफरेंसेस बनाएंगे, अपनी डिमांड एंड सप्लाई को स्टडी करेंगे, है ना। तो मार्केट एनालिसिस का मतलब है बिजनेस के बाहर का एनालिसिस। तो बिजनेस के बाहर हमें क्या मिलता है, ओटी का यहाँ जो मैंने लिखा है ना, ओटी का मतलब है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ये क्या कहाँ मिलते हैं हमें, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स की यहाँ बात की कि इन दोनों को हम यहाँ एनालाइज करेंगे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम यहाँ एनालाइज करेंगे, उसी को हम मार्केट एनालिसिस बोलते हैं। सेकेंड स्टेप है हमारा प्रोडक्शन एनालिसिस। अब मार्केट को एनालाइज कर लिया, अपॉर्चुनिटीज़ देख लिया, अब उसके बाद हम अपनी एफिशिएंसी को एनालाइज करेंगे, हम कितने एफिशिएंट हैं, एफिशिएंसी को देखेंगे, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे ताकि हम एक अच्छा प्रोडक्शन कर सकें, अच्छी क्वालिटी के गुड्स का, विदाउट इंक्रीजिंग आर कॉस्ट। ठीक है, थर्ड स्टेप आता है हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, कंपेयर करना है हमने कॉस्ट को बेनिफिट के साथ, कितना खर्चा आ रहा है और उस खर्चे के बदले में हमें बेनिफिट कितना मिल रहा है, उसको एनालाइज करेंगे। तो ये भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके स्टेप का। देन हम कंपटीशन एनालिसिस करेंगे, कॉम्पिटिटर को स्टडी करेंगे। ठीक है, कि जो भी कॉम्पिटिटर का प्राइस देखा जाएगा,
फिर हम अपनी स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, प्राइस की पॉलिसीज बनाएंगे कि कैसे हम किस तरीके से कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो कंपटीशन को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल एनालिसिस। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो वर्किंग कैपिटल कैसी है हमारी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिजनेस में। तो ये हमारा क्या है, प्रोसेस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो ये इस तरीके से हम क्या है डिसीजन मेकिंग करते हैं इकोनॉमिक्स में, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या बिजनेस डिसीजन मेकिंग को हम कैसे रिलेट करेंगे। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम क्या है, इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट। जितनी भी मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम इकोनॉमिक के टूल्स का, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हैं, ताकि हमें एक अच्छा सॉल्यूशन मिल सके अपनी मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को दूर करने का। ठीक है। अब इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ क्या रोल प्ले करता है, आपको यहाँ कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी मिल जाती है, आपको फर्म की बारे में थ्योरी मिल जाएगी, मार्केट स्ट्रक्चर की थ्योरी मिल जाएगी, परफेक्ट मार्केट, मोनोपली, मोनोपलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, है ना। अब डिसीजन मेकिंग के लिए टूल्स कौन कौन से मिल जाएंगे, तो स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन हमें मिल जाएगा, फॉरकास्टिंग हम इसके थ्रू कर सकते हैं, गेम थ्योरी हमें यहाँ मिलती है, न्यूमेरिक एनालिसिस हम यहाँ कर सकते हैं। ठीक है। तो और प्रोडक्ट और प्राइस से रिलेटेड या आउटपुट से रिलेटेड हम क्या डिसीजन ले सकते हैं, मेक और बाय, खुद बनाएं या खरीद लें, प्रोडक्ट की टेक्निक कौन सी हम यूज़ करें, इन्वेंट्री का लेवल हमें क्या रखना है, एडवर्टीजमेंट के लिए हमें कितना खर्चा करना है, लेबर को कितना हायर करें, कैसे स्किल्स के साथ हायर करें, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग किस तरीके से करें। ये सारे डिसीजन मेकिंग हम इकोनॉमिक टूल्स की हेल्प से ले सकते हैं। इसीलिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, बिजनेस डिसीजन मेकिंग में अपना एक अच्छा रोल प्ले करती है, हेल्प करती है जितनी भी मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। बिकॉज मैनेजमेंट में अगर आपको डिसीजन मेकिंग टॉपिक क्लियर होगा तो उसमें हमने क्या बात की, डिसीजन मेकिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि किस प्रॉब्लम के ऊपर हमें फोकस करना है। बिकॉज देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स, बिजनेस मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर बात करता है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, बिकॉज में हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को इकोनॉमिक्स में क्या बोल दी गया है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, जिसका हमने प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। तो इसीलिए उन लिमिटेड रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना, ताकि एक अच्छी डिसीजन मेकिंग हम कर सकें, तो उसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम क्या है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के टूल्स का यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करें स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की, यानी इसके अंदर क्या क्या कवर किया जाता है, तो हम इसमें थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हम प्रोडक्शन के सारे वो डायग्राम, सारे फार्मूलाज को पढ़ेंगे, प्राइसिंग थ्योरीज आ जाएंगी इसके अंदर हमारी, प्रॉफिट एनालिसिस एंड मैनेजमेंट आता है, और थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं। तो ये सारा था आपका ब्रीफ में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा स्टडी करना चाहते हो। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड, stay active and stay learning. Thank you so much.